हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम एरे के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि एरे क्या होता है और एरे पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एरे के प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम एरे को क्यों बनाया गया, आखिर एरे का कंसेप्ट क्यों लाया गया, उसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एरे। स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं या एक वेरिएबल को हम जब काम में लेते हैं तो उसका कोई नाम होता है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल इंट और ए, ऐसे मैंने कुछ लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ए में जो है अपन ने कंप्यूटर की सहायता से या कंपाइल टाइम पर ही अपन ने जो है ए में वैल्यू इंसर्ट कर दी 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसमें डेटा स्टोर करते हैं तो आखिर वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो है जगह स्पेस कंज्यूम करता है। तो आइए इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर होता कैसे। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम ये जो लाइन लिखते हैं, इस लाइन को जब कंपाइलर पढ़ता है तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो ए में जो 5 इंसर्ट किए गए हैं ये तो हो जाता है इसका डेटा, ठीक है। इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस पूरे ब्लॉक का नाम है ए। आखिर ये जो 5 है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो रखे हुए हैं, इन्हें हम अगर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? ए से, ठीक है स्टूडेंट्स। इस ए का जो ये 5 जो रखे हुए हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, इसको हम जानते हैं कि ए है, लेकिन कंप्यूटर क्या जानता है? कंप्यूटर तो उसके मेमोरी एड्रेस इसको समझता है। कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस मान लीजिए, और कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस जो है स्टूडेंट्स वो डायनेमिकली अलॉट होता है, तो हम उसको पता नहीं लगा सकते कि ये 5 है जो कंप्यूटर की कौन सी लोकेशन पे जाकर स्टोर हुआ है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह कंप्यूटर की 1001 नंबर के मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इंटीजर का है, तो यानी कि ये 2 बाइट जगह, यानी कि जो पूरा जो ये जो एक स्ट्रक्चर बना ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात हुई एक वेरिएबल की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए हमें इंटीजर के ही जो हैं 5 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं हटा देता हूँ। इंटीजर के ही, इंटीजर टाइप के यानी कि पूर्णांक प्रकार के ही हमें 5 डेटा आइटम या 100 डेटा आइटम या 500 डेटा आइटम हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का कुछ नीड है कि जिसमें 500 डेटा आइटम्स हैं और 500 के 500 डेटा आइटम्स ही जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 500 की जगह 5 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना होगा? क्या हम ऐसे लिखेंगे? इंट ए, ठीक है स्टूडेंट्स, इंट बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इंट सी, इंट डी, ठीक है स्टूडेंट्स, इंट ई। क्या ऐसे लिखेंगे? और अगर 500 लिखना हो तो क्या हमें ABCD ऐसे 500 तक लिखना होगा? तो स्टूडेंट्स, और एक और चीज़, इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो हो सकता है ए की 1001 हो जाए, डायनेमिक अलॉट होती है। बी की 1000 जो है वो 1007 हो जाए,
ठीक है स्टूडेंट्स। सी की क्योंकि डायनेमिक है तो हो सकता है कि फिर वो 2000 पे चला जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। डी है तो हो सकता है कि वो 2002 पे आ जाए, ठीक है। और जो ई है वो हो सकता है कि डायनेमिकली अलॉट होने की वजह से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोग्राम उस समय कंप्यूटर में रन हो रहा हो सकता है कि पैरेलल हम और भी काम कर रहे हो कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो भी काम होता है स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाके पहले स्टोर होता है, उसके बाद ही होता है। तो हमारे सी के प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान ही कोई और टास्क भी परफॉर्म हो रही हो तो ये कंटिन्यूस लोकेशन पर ना आकर अलग अलग लोकेशन पर जाके स्टोर होंगे। और जो दूसरी अप्रोच है कि क्या हम 500 वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करेंगे इंटीजर के, ये तो 5 ही हैं लेकिन 500 करना हो तो क्या हम 500 इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो इस कंसेप्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे को काम में लिया गया। एरे कुछ भी नहीं है, नथिंग। एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। एरे क्या है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ सिमिलर data items to store continuous memory location। ठीक है स्टूडेंट्स। एरे क्या है? सबसे पहले तो क्या है एरे कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, वो भी सिमिलर, ठीक है स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, ठीक है। और सबसे दूसरी विशेषता क्या है इसकी? स्टोर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जब देखा था अभी, हमने जब 5 एलिमेंट बनाए अलग अलग, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया, तो उनकी जो लोकेशन है वो डायनेमिक है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो डायनेमिक है, कंप्यूटर अपने हिसाब से सेट करता है। लेकिन जो एरे है, एरे में देखिए वहाँ भी इंटीजर के 500 एलिमेंट्स से, यहाँ पे भी हम इंटीजर के 500 एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर डेटा आइटम्स, ठीक, इंटीजर के। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे 500 के 500 कोई अलग अलग मेमोरी एड्रेस स्टोर, अलग अलग मेमोरी कंटिन्यूस नहीं था मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पर भी अगर हम 500 लेंगे, एरे में भी 500 डेटा आइटम लेंगे तो यहाँ पर भी 500 डेटा आइटम्स के लिए जो है मेमोरी रिजर्व की जाएगी अलग अलग, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पर कोई 1001 पे आ रहा है तो कोई 2002 पे आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एरे में ऐसा नहीं है। एरे में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन जो है रिजर्व कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरे के लिए, ठीक है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल। अब हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एरे का। जैसे हमने अभी हमारे उसका देखा था, एक वेरिएबल का हमने देखा था, ए नाम का एक हमने वेरिएबल लिया था, उसका मेमोरी ब्लॉक बनाया था। वैसे अब हम यहाँ पर एक एरे का मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं। मान लीजिए हमें वापस वही 5 डेटा आइटम्स जो हैं चाहिए और वो कंटिन्यू आने चाहिए। तो एरे कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स? एरे कुछ ऐसा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यूँ मानिए कि जो पहला जो है ये है आपका वही पहला वेरिएबल, ये पहला वाला है, ये पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा और ये 5वां कंटिन्यूस है, ठीक है। इनके अंदर आएगा डाटा। जैसे हम मान लो हमने यहाँ लिख दिया 10, अगला 20, 30, 40 और 50। ये हो गया आपका डेटा पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कंटिन्यूस, है ना। ये आपके जो 5 आइटम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका पूरे का ही एक ही नाम रहता है, ठीक है। तो ये ए, यानी कि ए नाम का वेरिएबल इतना पावरफुल बन गया कि वो 5 डेटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन सिमिलर टाइप के, ठीक है। और जो इनका मेमोरी एड्रेस है स्टूडेंट, अब मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें 101 पहला वाला जो मिला हमें वो 101 पे अलॉट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला वाला, अब अगले वाला का मेमोरी एड्रेस ऐसा नहीं कि 102 होगा तो कंटिन्यूस लोकेशन पे जाके ही, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में ठीक इस तरह से लाइन से ही इन 5 आइटम्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। क्योंकि इंटीजर जो है वो मैंने बताया था आपको 2 बाइट जगह घेरता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 2 बाइट जगह घेरता है। तो जो दूसरे नंबर का जो ये डेटा आइटम है इसके लिए क्या मेमोरी एड्रेस अलॉट होगा? 103, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए 105, ठीक है, इसके लिए 7 और इसके लिए 9। तो इस तरह से 101, 103, 105, 107, 109। अब हमें पता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोग्रामर को पता है कि ए नाम के अंदर 5 डेटा आइटम्स हैं, जिसका पहला वाला अगर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, उसे मतलब नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि नेक्स्ट जो है वो 2 बाइट के गैप में कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरह का होता है आपका
स्टूडेंट्स एरे। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक फेरबदल करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर समझने के लिए डेटा को एक माना है, डेटा आइटम्स को एक से रिप्रेजेंट किया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। लेकिन स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मेन में एरे का जो कंसेप्ट है उसका जो पहला वाला जो खांचा होता है, ये जो खांचे जो पहले वाला जो डिब्बा है उसको 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स 0 से। जो पहला वाला खांचा है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगले वाले को 1 से, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जो पहला एलिमेंट है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। यानी कि सबसे प्रथम लोअर बाउंड, यानी कि पहला वाला डेटा आइटम। और जो आपका जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब एरे का 0th पोजीशन वाला डाटा, और अपर बाउंड का मतलब एरे का लास्ट पोजीशन वाला डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एरे के एक संरचना होती है, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो है आपका डेटा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका मेमोरी एड्रेस, ये आपका मेमोरी एड्रेस। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स? 0 से, और कहाँ तक चलती है? डेटा आइटम से 1 कम तक, ठीक। नॉर्मल सी बात है, तो 0 से चलेगी तो 4 आना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एरे में 4 ही आइटम स्टोर होंगे, एरे में 5 आइटम स्टोर होंगे। एरे का एक ही नाम होगा, ठीक है, ये एक ही नाम है। ए नाम का जो वेरिएबल है, हम ए नाम का वेरिएबल पहले भी देखा था हमने, वो 2 बाइट जगह घेर रहा था, उसका मेमोरी एड्रेस था कुछ भी। यहाँ पर भी ए नाम का ही वेरिएबल है, लेकिन ये इतना पावरफुल है, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाए करेंगे अभी हम जब आगे प्रश्नावली सोल्व करेंगे, कि वो 5 डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप एरे के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नमाला की। हमारा पहला प्रश्न है, 1 डायमेंशनल एरे इज नॉन एज 1D एरे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आखिर एरे के प्रकार भी होते हैं। एरे के कौन कौन से प्रकार हैं? एरे का प्रकार होता है, पहला प्रकार है जिसमें केवल लीनियर फॉर्मेट में ही डेटा जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से मतलब है ना स्टूडेंट्स, जिसको लीनियर फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि यूं और यूं, कॉलम वार फॉर्मेट में, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, केवल लीनियर फॉर्मेट में ही कर सकते हैं, उसको तो बोलते हैं स्टूडेंट्स 1D एरे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला जो हो गया हमारा वो है 1D एरे। यहाँ पे डी का क्या मतलब है? डायमेंशन, 1 डायमेंशन, ठीक है। यानी कि इसको केवल हम लाइंस में या तो यूं या यूं रिप्रेजेंट करना है ना, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा 2D एरे, 2D एरे, ठीक है। 2D एरे का मतलब जिसको लाइन वाइज भी और कॉलम वाइज भी विन्यासित किया जा सकता हो। तो जब ये लाइन और कॉलम में विन्यासित होगा तो इससे क्या बनेगी? एक टेबल, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से लाइन और इसमें अपने लाइंस में और कॉलम्स में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में तो 2D एरे भी जो है लाइन से कंटिन्यूस लोकेशन पे जो है स्टोर होगा, लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम उसको उस पर प्रोसेस करेंगे, जब हम उसको प्रिंट कराएंगे या उसमें मैनिपुलेशंस करेंगे तो वो टेबुलर फॉर्मेट में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बात की जा रही है 1 डायमेंशनल एरे की तो बात आई, तो मैं आपको एरे के प्रकार बता देता हूँ। अगला होता है 3D एरे। 3D एरे में ऐसा नहीं है कि आपको 3D यानी कि जिसकी हाइट भी हो। 3D किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, और साथ में उसकी कोई हाइट भी हो। तो ऐसा नहीं है 3D एरे का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसमें हाइट भी आ जाती है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। 3D एरे का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ एरे, कलेक्शंस ऑफ 2D एरेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको बोलते हैं 3D एरे, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे जो हैं वो एरे होते हैं, 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है अब 1 डायमेंशनल एरे इज नोन एज, अब इसके जो ऑप्शन हैं वेक्टर, लिस्ट, टेबल और मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा जो स्टोर रहता है हमारा वो किस प्रकार से रहता है? 1D एरे की जब हम बात कर रहे हैं तो जो डेटा हमारा किस प्रकार से स्टोर रहता है? एक टेबल के रूप में, ठीक है। इस टेबल की कोई ना कोई इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है और इसके अंदर क्या रहते हैं? डेटा पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हमन? इसका जो सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर आना चाहिए सी, ठीक है, टेबल, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे नॉन एज ए टेबल, ठीक है।
मैट्रिक्स नहीं हो सकती। लिस्ट तो कोई जो है वो कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है कुछ इस प्रकार से, एक पे कोई आइटम, दो पे कोई आइटम, तीन पे कोई आइटम, चार में कोई आइटम। और लिस्ट की एक टाइप, लिस्ट का एक ये भी होता है कि उसमें मल्टीपल टाइप्स के डेटा आ सकते हैं, जबकि एरे में ऐसा नहीं है। एरे में तो सेम कॉमन टाइप का डेटा होगा, अगर इंट का है तो इंटीजर के ही सारे होंगे, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं घर पे किसी भी सामान की, तो उसमें न्यूमेरिक डेटा आइटम भी आ सकता है और अल्फ़ाबेटिकल आइटम भी आ सकता है। मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं आपकी टेबुलर फॉर, ये जो आपका ये जो है इस तरह रो और कॉलम में जो डाटा विन्यासित होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? टेबल। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। डिफरेंट डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज ए यूनिट। स्टूडेंट्स, इसका हिंदी अर्थ वही बनता है जो हमने अभी एरे की परिभाषा पढ़ी थी, कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें मल्टी डेटा को स्टोर किया जा सकता हो, ठीक है। एक वेरिएबल में एक डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा आइटम बना दिया जाए, एक ऐसा कंटेनर बना दिया जाए जिसमें डिफरेंट डेटा आइटम्स को, जिसका कि टाइप सेम हो, ठीक है, जिसका सेम टाइप हो लेकिन डाटा बहुत सारा हो, उसको एक कंटेनर में अगर उसको स्टोर कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? एक यूनिट के रूप में, ठीक है। इस पूरे का एक का नाम होता है, एक ही यूनिट होती है ये, तो उसको एज ए यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको लिंक लिस्ट कहेंगे, उसको एरे कहेंगे, उसको टेबल कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे। तो आई थिंक इसका जो नॉर्मल सी हमारी परिभाषा थी, अभी हम जिसको परिभाषा पढ़ के आए थे एरे की, तो इसका सही आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है एरे, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? लिंक लिस्ट एक यूनिट नहीं होती है। लिंक लिस्ट में डेटा लिंक्ड रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब प्रश्नमाला शुरू की थी मैंने, तो आपको बताया था कि हमने 5 डेटा आइटम अलग अलग लिए, ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, उनका मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग हमें अलॉट हुआ, ठीक है। हम पता नहीं लगा सकते कि अगले का क्या है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो एक यूनिट के रूप में नहीं है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात, डिफरेंट टाइप का डेटा आप स्टोर करा सकते हो। टेबल कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, मैट्रिक्स कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, केवल लिंक लिस्ट और एरे ही डेटा स्ट्रक्चर है। सी प्रोग्रामिंग भाषा हो या कोई सी प्रोग्रामिंग भाषा हो, वहाँ पर टेबल और मैट्रिक्स नाम का कोई भी जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर केवल या तो लिंक लिस्ट है या फिर एरे है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? एरे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सेम टाइप का ही डेटा स्ट्रक्चर किया जा सकता हो और एक यूनिट के रूप में हो, तो उसका वो किसमें हो सकता है कि और पॉसिबल केवल एरे के अंदर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। स्टूडेंट्स, क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सिद्धांत आप काम में लेंगे जिससे कि किसी भी एरे के एलिमेंट की पता लगा सकें कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एरे बना लेते हैं, पता लग जाएगा। अब इसका आंसर बहुत सिंपल सा आंसर है। मान लीजिए ये हमने एरे बना लिया, ठीक है, ये एरे बना लिया हमने, ठीक है। इसके हमने सेक्शन बना दिए 1 2 3, ठीक है। इसका लोअर बाउंड स्टार्ट होता है यहाँ से, अपर बाउंड स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो इसको काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3, और इस वाले का जो अपर बाउंड आया हमारा, वो आया हमारा 4, ठीक है। ये हमारा एरे है। इसमें वैल्यूज़ भर देते हैं। वैल्यूज़ मान लीजिए हमने भर दी इसमें 5 10 15 है ना, 20 और 25, ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ARR, है ना। इसकी जो इंडेक्सिंग हो गई, इसका कोई मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन पे हम नहीं जाते हैं। मेमोरी एलोकेशन मान लीजिए स्टार्टिंग से 101 से हुआ, तो आगे चलते हुए इसी क्रम में ही आगे मेमोरी पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का हिस्सा नहीं है मेमोरी लोकेशन, हमारे प्रश्न का हिस्सा तो ये इंडेक्सिंग है। क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे जिससे कि एरे में कितने एलिमेंट हैं ये पता लग जाए। अब इस एरे को देखने से तो हमें पता लग रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स इसमें, इसको देखने से पता लग रहा है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो हमें पता है। कंप्यूटर को कैसे बताओगे आप? कंप्यूटर को क्या कोड लिखोगे कि उसको पता लग जाए? तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। इसमें देखिए हो क्या रहा है। लोअर बाउंड कौन सा है आपका? ये वाला। अपर बाउंड कौन सा है आपका स्टूडेंट्स? ये वाला, ठीक है। क्या करें, अगर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड
प्लस 1, अगर हम ऐसा कर दें लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड और उसमें एक और जोड़ दें तो क्या आंसर आएगा हमारा, इसको जोड़ते हैं। 0 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4, 4 में एक और जोड़ दो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 5। अब ये का ये मैकेनिज्म आप इसमें देख लो। पहला वाला विकल्प है यूपी प्लस एलबी, जो कि गलत है। पहले क्या जोड़ना है हमें, लोअर बाउंड, फिर वापस यूपी नहीं, अपर बाउंड नहीं आना चाहिए, पहले लोअर बाउंड आना चाहिए। लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड प्लस 1, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही बैठ गया। बी भी देख लेते हैं, सॉरी डी भी देख लेते हैं। लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड -1, ये नहीं बैठेगा, -1 कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। 3 आंसर आएगा उसका, जो नहीं होना चाहिए। तो इस एरे में कितने आइटम थे, 5। तो कौन सा हमारा लॉजिक सेट सही बैठा, लोअर बाउंड 0 प्लस अपर बाउंड 4 प्लस 1, तो 5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सी। स्टूडेंट्स आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा था, विच प्रिंसिपल इज यूज, यानी कि इनमें से कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला आप अपनाएंगे जिससे कि किसी भी एरे की कितने एलिमेंट हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसमें किसी भी दिए गए एरे में, तो वो पता लग जाए। तो उसका सही आंसर है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड प्लस 1। लोअर बाउंड क्या होता है, एरे का 0th पोजीशन, अपर बाउंड क्या होता है, एरे की मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी मैक्सिमम साइज निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे सबस्क्रिप्ट इन सी ऑलवेज स्टार्टेड एट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स, वो उसका दूसरा नाम भी है सब स्क्रिप्ट। क्या कहना चाह रहा है ये, आखिर बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। एरे बना के, तो ये मान लीजिए मैंने एरे बनाया, सॉरी ये मान लीजिए मैंने एरे बनाया, ठीक है, इस एरे का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, इसके ये मैंने सेक्शन बना दिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एरे के सेक्शन मैंने बना दिए, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना। तो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, 0 से, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इसी तरह से आगे तक, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें डेटा स्टोर कर देते हैं। डेटा मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया है मान लीजिए 5, फिर अगले में 10, अगले में 15, 20, ठीक है स्टूडेंट, 25, ठीक है, और इस प्रकार से इसमें डेटा स्टोर किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स मुझे 5 है इसको एक्सेस करना होगा, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं क्या लिखूँगा कंप्यूटर के प्रोग्राम में, A और 0। तो मेरे सामने जब रिजल्ट जब मैं प्रिंट कराऊंगा, इस कोड को मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एरे की इंडेक्सिंग को जब एरे के वेरिएबल के साथ उपयोग में लिया जाता है तो इसको, ये तो वैसे तो इंडेक्सिंग है, लेकिन जब उसको एक्सेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि एरे की सबस्क्रिप्ट इन सी ऑलवेज स्टार्ट एट, कुल मिला के एरे की सबस्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके विकल्पों को देख लेते हैं। ए में है -1, बी में है 0, सी में है 1 और डी में एनी पोजीशन। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, हमने लॉजिक समझ लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 0। एरे की सबस्क्रिप्ट, एरे की इंडेक्सिंग, एरे का सबस्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ARR3 इफ एरे इनिशियलाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट, ठीक इससे पहले मैंने आपको, इससे ठीक पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा था, ठीक है। हम डायरेक्ट एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिखा था A ऑफ 0, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 की सबस्क्रिप्ट पे जो भी वैल्यू रखी होगी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इस चीज़ को जब मैं काम में लूँगा तो वहाँ पे जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। मैं उस पर मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके साथ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसको देखिए, एक 5 साइज का एरे बनाया, ठीक है। ये 5 साइज का एरे बनाया, हम भी बना लेते हैं। ये एरे बनाया हमने 5 साइज का, ठीक है। ये 5 साइज का एरे हो गया हमारे। 5 साइज का मतलब जिसमें 5 डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, इसमें इस कोड को आप देखिए, ध्यान से देखिए। इस कोड को आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये कुछ भी नहीं है, बहुत टफ नहीं है। जिस प्रकार से हम ए नाम के वेरिएबल के अंदर प्रोग्राम लिखते समय ही 5 लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे 5, तो ए के अंदर क्या चला जाएगा, 5। तो एरे को भी तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एरे का नाम होगा, उसकी साइज होगी, ठीक है, इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस वाले सिंबल्स आएंगे, उसके बाद
कोमा सेपरेटर का उपयोग करते हुए, ये कोमा सेपरेटर का उपयोग करते हुए आप वैल्यूज उसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो करते हैं। पहली वाली जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, जीरोथ पोजीशन पे। नॉर्मल सी बात है, डायरेक्टली जीरोथ पोजीशन पे, जीरोथ, 1th, 2, 3rd एंड 4th। ठीक है, ये हो गया ना हमारे 5। तो एक यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसने आगे नहीं लिखा कुछ भी, खाली ये। ठीक है, अब ये हमसे पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। तो ये मैंने इसको मिटा दिया है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ARR थर्ड। अब ARR ऑफ थर्ड कौन सा है, ARR ऑफ 0 ये, ARR ऑफ 1 ये, ARR ऑफ 2 ये और ARR ऑफ थर्ड ये। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमको विकल्प के रूप में दिए हुए हैं नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड, ब्लैंक। क्या ब्लैंक प्रिंट करेगा, इस जगह पे जो वैल्यू है क्या वो ब्लैंक होगी, क्या B 0 होगी, C 4 होगी, यानी कि ऑटोमेटिक वो कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसा मान ले कि 4 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, और D एनी गार्बेज वैल्यू। एनी गार्बेज वैल्यू का मतलब कुछ भी, 5000, 6000, 7000, जो हम नहीं चाहते, अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर द्वारा कुछ भी इसमें भर दिया जाएगा। क्या होगा, अब स्टूडेंट्स अगर मैं A में 5 ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि A की वैल्यू क्या हो गई है, 5। और कंप्यूटर के मेमोरी में जब हम A को काम में लेंगे तो क्या होगा, बार बार जब भी हम A पे ऑपरेशंस करेंगे, A को जोड़ेंगे, A से घटाएंगे, तो क्या आएगा, उसको 5 से मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ एरे में हो रहा है। एरे की इसने क्या किया, एरे की 3 पोजीशन तो भर दी, 0th पोजीशन, 1th पोजीशन, 2th पोजीशन, 3rd और 4th नहीं भरी। और हमसे पूछा गया है कि 3rd पोजीशन पे अगर आप मैनिपुलेट करते हो, 3rd पोजीशन के डेटा को एक्सेस करते हो आप कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब यदि एरे की 0th पोजीशन के डेटा को भर दिया जाता है, केवल इस जगह को ही भर दिया जाता है, तो आगे के सभी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 से फिलअप हो जाते हैं, अगर भरे हुए नहीं हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप मेरी बात। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर तो इसने फिर भी हमें 2 को हमें 1th पोजीशन 2th पोजीशन तक भर के दे दी और 3rd और 4th को खाली रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप केवल 0th पोजीशन को भी भर देंगे, लेकिन यहाँ भरना होगा, कुछ ना कुछ डेटा आपको इसमें इंसर्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली आगे के सारे एलिमेंट्स 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अन्यथा अगर आप पहले वाले एलिमेंट को ही खाली रखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होता, फिर वहाँ पर क्या आ जाती, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही कुछ भी वैल्यू इसमें इंसर्ट करा देना। तो अब हमारे मूल प्रश्न पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप समझ गए होंगे लॉजिक। एरे में क्या किया गया है, केवल 0, 1, 2 पोजीशंस को भरा गया है, पोजीशन नंबर 3rd और पोजीशन नंबर 4th को नहीं भरा गया है। और आपसे पूछा गया है कि जब मैं पोजीशन नंबर 3rd को एक्सेस करूं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा आपका 0। ऑटोमेटिकली बाकी बचे हुए शेष एरे एलिमेंट्स को 0 से भर दिया जाता है, लेकिन बशर्ते उसमें पहले या दूसरे या तीसरे मतलब पहले एलिमेंट में कुछ ना कुछ भरा हुआ हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका स्टूडेंट्स B। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। अगर एरे में जो है इनिशियलाइजेशन कर दिया गया हो, ठीक है, एरे में इनिशियलाइजेशन हो गया हो, ठीक है, और बाकी के एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली 0 से भर दिया जाएगा। तो ये 3rd पोजीशन पे कुछ नहीं था, तो 3rd वाला पोजीशन 0 से फिलअप हो गया था, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी विल द गिवन एरे स्टोर। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ द मेमोरी विल गिवन स्टोर। एक एरे है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, जिसकी साइज क्या है 50। ठीक है, और इसका टाइप कौन सा है, इंट। अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टाइप का एरे या कौन से टाइप का वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट जगह लेता है। फ्लोट टाइप का कोई एरे है, अगर आप फ्लोट टाइप के एरे को बना रहे हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट एक डब्बे के लिए। ठीक है, अगर आप एक वो भी बना रहे हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल भी बना रहे हैं, तब भी उसके लिए भी यही कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप का आप एक कुछ आइटम ले रहे हैं तो वो 1 बाइट जो है काम में लेता है। ठीक है, और अगर आप एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो भी उसमें यही कंसेप्ट रहेगा, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर। तो इस तरह से चलता है ये।
ठीक है। और भी इसमें आगे हैं, और डबल है, लॉन्ग है, तो वो सब चीज़ें इसमें आगे होती हैं। ठीक है, वो आप जो है अपनी एक अच्छी सी सीखी किताब से आप पढ़ सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, नेट पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए आपको बताया है, इंटीजर टाइप का कोई डेटा आइटम होगा तो 2 बाइट लेगा, फ्लोट टाइप का कोई डेटा आइटम होगा तो 4 बाइट लेगा, और कैरेक्टर टाइप का कोई डेटा आइटम है तो 1 बाइट लेगा। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर राम। ठीक है, राम में कितने कैरेक्टर्स हैं? राम में है 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाइट पर कैरेक्टर। तो ये कितने कैरेक्टर ले रहा है? 3 बाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक एरे लिया गया है। ठीक है, एरे के टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का। कितने एलिमेंट्स हैं? 50। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एक आइटम 2 बाइट ले रहा है तो 50 आइटम कितने बाइट लेंगे? तो कर लेते हैं, 2 गुणा 50। कितना आंसर आएगा इसका? 100। ठीक है स्टूडेंट, 100 इसका आंसर आएगा। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 50 नहीं, 2 नहीं, 100। क्यों आया 100? मैं फिर बता दूं आपको, इंटीजर टाइप का है, ये हमारा एरे किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। कितने डेटा आइटम्स हैं? 50। तो एक आइटम 2 बाइट ले रहा है तो 50 कितने लेंगे? 100। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 100। को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।